क्योंकि 2024 में बीजेपी को झटका लगा, जिससे इस तरह का झटका आगे से कभी न लगे। तो उन्होंने 3 चीजें निकाली, देश, काल और पात्र। SIR क्या है? SIR है लोकतंत्र का पात्र बदलने की कोशिश। ये डिलिमिटेशन क्या है? ये लोकतंत्र का देश बदलने की कोशिश। और तीसरा, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? कि इलेक्शन का झंझट 5 साल में 1 दिन में करना पड़े। इतने मुद्दों पे जनाक्रोश उभर के आ रहा है। विपक्ष का काम होना चाहिए कि उनसे जुड़े, उनको आवाज दे, उन्हें अभिव्यक्त करें। विपक्ष वो भी नहीं कर पा कि इस सरकार में मंत्री फैसला नहीं लेते। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये चुनाव जितवाने वाले लोग। हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में कितनी बार आया है? उस जॉर्ज सोरोस के बिजनेस पार्टनर कौन है? हरदीप पुरी की बेटी। दिल्ली में बैठ के आपको राष्ट्रवाद के भाषण पिलाते हैं, शर्म नहीं आती? डूब मरना चाहिए। तो जब वेस्ट एशिया में क्राइसिस होता है तो एथनॉल को संकट के बहाने एथनॉल को पुश किया गया। बिल्कुल वही जो कि मोदी जी ने ये जो कोविड का संकट था उस समय 3 किसान विरोधी कानून चुपचाप से पास किए थे। मोदी जी हर संकट में अवसर की तलाश करते हैं। अब एथनॉल के पीछे किस किस के हित जुड़े हुए हैं सोचिए आप जरा। बिल्कुल NTA सरकारी नहीं है उस मायने में जिस मायने में CBSE सरकारी है। ये 2024 में जब ये चीजें आ चुकी थी, कौन कौन दोषी हैं आइडेंटिफाई किया जा चुका था, उसके बाद भी दोषियों को सजा नहीं इनाम मिला था। लेकिन चूंकि धर्मेंद्र प्रधान वहां बैठे, चाहे मोहरे हों, लेकिन जाहिर है ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। देश की राजनीति एक नए मुकाम पर खड़ी हुई है, जहां तमाम मंत्रालयों में खलबली मची हुई है, तो वहीं राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार के लिए किरकिरी बना हुआ है। और लगातार जो विदेश नीति है वो भी सवालों के घेर में खड़ी होती रही है, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो या विदेशी सुरक्षा की बात हो। 3 तरफ से भारत इस वक्त दुश्मनों से घिरा हुआ है। चीन है, बांग्लादेश एक नया दुश्मन बनता जा रहा है, पाकिस्तान तो पहले से ही मौजूद था। ईरान युद्ध में भारत की भूमिका किस तरीके से रही, अमेरिका लगातार भारत को धमकाता भी रहा है और पुचकारता भी रहा है। भारतीय राजनीति का क्या स्टैंड स्टैम्प बना हुआ है। मेरे साथ आज एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं जो भारतीय राजनीतिज्ञ भी हैं, सेफोलॉजिस्ट भी हैं और किसान नेता भी हैं। कई आंदोलनों में उनका प्रतिनिधित्व हमने देखा है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। स्वागत कीजिए मेरे मेहमान का, योगेंद्र यादव जी का। योगेंद्र जी बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए स्टेट मिरर के साथ। योगेंद्र सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि भारतीय राजनीति इस वक्त की अगर बात करूँ तो मैं किस मुकाम पर खड़ी हुई है? कई सारे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स खड़े हो रखे हैं सरकार के सामने, वो चैलेंजेस हैं। अपने मंत्रालयों को लेकर के हम बात करें या इंटरनल पॉलिटिक्स की हम बात करें, विदेश नीति की बात करें, सरकार के ओवरऑल काम को किस तरह एसेस करते हैं आप सर? हालिया स्थिति की अगर बात करूँ तो मैं पहले जो आपका बड़ा सवाल है, देश की राजनीति किस दिशा में है, मैं समझता हूँ 2014 के बाद से हम कदम दर कदम नीचे उतरते आए हैं जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है। सिर्फ ये आमतौर पे हम बहुत साधारण तरीके से चीज़ को कहते हैं लोकतंत्र है डिक्टेटरशिप है, लेकिन दरअसल आप पूरी दुनिया को अगर देखें तो आजकल प्योर लोकतंत्र या प्योर डिक्टेटरशिप बची नहीं है। अब आपको उसमें बीच में हाइब्रिड मिलते हैं तरह तरह के। इतना % लोकतंत्र, जैसे वो एथनॉल और पेट्रोल का है ना, कितना % एथनॉल और कितना % वो पेट्रोल, हम आएंगे वैसा ही वो है, कितना % डेमोक्रेसी, कितना % डिक्टेटरशिप। और उसमें 2 महत्वपूर्ण कदम हैं जो भारत के लिए प्रासंगिक हैं। एक जिसको, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में लोग बैठ के इसकी पूरी स्टडी करते हैं जी। जैसे वो होता है ना कि भाई कितने 50 तरह के आम होते हैं, 500 तरह के आम, उसकी अलग अलग वैरायटी आते हैं। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी उसकी वैरायटीज़ का है, जो बीच डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में जो 500 तरह की चीज़ें हैं उनका अध्ययन करते हैं। और उसमें से 2 महत्वपूर्ण हैं कदम। एक जिसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म, दूसरा जिसको कहा जाता है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। मेरी समझ में भारत, देखिए आदर्श लोकतंत्र तो कभी हम थे ही नहीं। एक फ्लॉड, एक मिली-जुली गड़बड़ किस्म की डेमोक्रेसी, एक अपूर्ण डेमोक्रेसी हम 2014 से पहले भी थे।
2014 के बाद से और ख़ास तौर पे 2019 के बाद से हम अब एक ऐसी व्यवस्था में हैं जिसको मोटे तौर पे एक अधिनायकवादी व्यवस्था कहना चाहिए। डिफाइन कीजिए क्या होगा? अधिनायकवादी व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप के बीच में जो चीज़ होती है, अधिनायकवादी व्यवस्था वो है, ये कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म उसको कहा जाता है, जहाँ इलेक्शन होते हैं, पार्टीज को कॉम्पीट करने दिया जाता है, मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन है, लेकिन जो ग्राउंड है वो टेढ़ा है। और जहाँ लोकतंत्र में जो बाकी सब चीज़ें होती हैं, स्वतंत्रता, स्वायत्त संस्थाएं, नागरिकों को अपनी बात असहमति व्यक्त करने का अधिकार इत्यादि, वो सबको दबा दिया जाता है। तो एक हम अपूर्ण एक कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियन स्टेट में हम 2019 से थे। 2019 के बाद से हम एक सीढ़ी और नीचे उतर गए हैं, मतलब डेमोक्रेसी से प्योर डिक्टेटरशिप की यात्रा में हम पायदान नीचे उतरते जा रहे हैं। लोकतंत्र की जो मूल संरचना होती है उससे हम कहीं और नीचे आ गए, लगातार नीचे उतरते जा रहे हैं। आदर्श पहले भी नहीं था, लेकिन अब हम कदम दर कदम उतर रहे हैं। और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्या होती है? जहां चुनाव अब बस नाम के वास्ते होते हैं, जिसमें पता होता है कि जिसने जीतना है वो तो जीतेगा ही, और जहां बाकी संस्थाओं की स्वायत्तता और इस सब को लगभग खत्म कर दिया जाता है। बड़े सवाल उठ रहे हैं सर। तो 2024 के बाद से हमारे देश में 3 बड़े बदलाव हैं, क्योंकि 2024 में बीजेपी को झटका लगा। अब किसी ने बीजेपी ऑफिस में बैठ के सोचा होगा, हेडक्वार्टर में बड़ा सुंदर बड़ा सा भव्य हेडक्वार्टर है उनका, तो बैठ के सोचा होगा कि भाई ऐसा क्या करें जिससे इस तरह का झटका आगे से कभी न लगे। तो उन्होंने 3 चीजें निकाली, देश, काल और पात्र। तीनों बदल दो लोकतंत्र का। कैसे? पात्र का मतलब वोटर, कि आप कुछ लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, या जो वो देते भी हैं तो जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उनकी संख्या कम हो जाए तो कितना मजा आ जाए। यानी कि मुस्लिम वोटों की संख्या, मुस्लिम और उसके साथ में जो बिल्कुल सबसे निचली पायदान के लोग हैं, उनकी संख्या कुछ कम हो जाए तो क्या मजा आ जाए। पहला, बीजेपी ने कोशिश की। दूसरा कि देश के कुछ इलाके हैं जहां बीजेपी को बहुत सपोर्ट नहीं मिलता, केरला, तमिलनाडु से शुरू होकर बंगाल तक। हालांकि अब बंगाल में बीजेपी है, लेकिन ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस नहीं कि हमेशा, वो गुजरात वाला मामला नहीं है ना। अगर इनकी सीटें कम हो जाए तो क्या बढ़िया हो जाए। और तीसरा, ये इलेक्शन का झंझट हर 8-10 महीने में होता है। बीजेपी को लगता है लो हर 10 महीने में एक परीक्षा हो जाती है, कभी पास तो कभी फेल, या कभी डिस्टिंक्शन तो कभी कंपार्टमेंट। तैयारी हमेशा करके रखते हैं अपनी, पर परीक्षा तो होती है ना। अगर ये परीक्षा का झंझट 5 साल में सिर्फ एक ही बार हो जाए तो कितना अच्छा हो, एक ही टंटे में सब काम निपट जाए। सरकार हालांकि उस पर सर काम भी कर रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात, यही तो मैं कह रहा हूं। तो ये जो 3 बड़ी चीजें हैं, ये हमारी आंख के सामने इस वक्त हो रही हैं। SIR क्या है? SIR है लोकतंत्र का पात्र बदलने की कोशिश, कि जो वोट देने के सुपात्र हैं उनमें कटौती हो जाए। ये डिलिमिटेशन क्या है? ये लोकतंत्र का देश बदलने की कोशिश है, यानी कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी को वोट ज्यादा नहीं मिलता या अनिश्चितता बनी रहती इस तरह के प्रयोग कर लिए जाएं, उनकी संख्या कम हो, उनकी लोकसभा की सीटें कम हो जाए। और तीसरा, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? कि इलेक्शन का झंझट 5 साल में 1 दिन में करना पड़े, और उसके लिए 2-4 हफ्ते का कैंपेन हो जाएगा। तो सर शायद ठीक भी है, मुझे लगता है। जरा ध्यान से सोचिए कैसे ठीक है क्या नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि इतना प्रोपेगेंडा इन चीज़ों के बारे में होता है, और क्योंकि जिसके पास बहुत अच्छी प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है वो गंजे को भी कंघा बेच लेता है। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम कंघा खरीद लें, थोड़ा घर के बाल टटोल के देख लें कि भाई कितने बाल हैं, क्योंकि तर्क दिए जाते हैं। तर्क बहुत सुंदर है, मशीनरी बहुत यूज होती है, पैसा बहुत यूज होता है, मैन पावर बहुत लगती है, पार्टियों को भी पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है, तरह के जो पार्टी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा पे बैठी है और जो पैसे का इतना अंधाधुंध प्रयोग करती है। अगर आपको महाराष्ट्र के चुनाव का कुछ भी पता हो, वो पार्टी जब मासूमियत से कहती है कि पैसे का कंट बहुत ज्यादा, इसको रोकने की जरूरत है, इसलिए हम वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा खड़े होकर सोचना चाहिए कि भाई मामला गड़बड़ है।
कुछ तो है तर्क में। क्यों सरकार की मंशा है सर वन नेशन वन इलेक्शन करने की? सिंपल है भाई कि अगर चुनाव का झंझट 5 साल में केवल एक बार होगा तो क्या पता उससे पहले पुलवामा हो जाए, क्या पता 15 दिन पहले बालाकोट हो जाए, कुछ चीन के उसके ऊपर हो जाए, जनता इतने में भ्रमित हो जाए, पूरा मीडिया देशभक्ति के गीत बजाने लग जाए और बस इतने में चुनाव निकल गया। जब तक धुंध छटी पता लगा चुनाव हो गया। अब 5 साल तक सब स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी के पास हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी के पास है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इसके पीछे एक मंशा है। बाकी तर्क तो बहुत सुंदर, दुनिया में किसी चीज के लिए भी तर्क, बिल्कुल आपकी जैकेट आपके पास क्यों नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, इसके मैं 10 तर्क बता सकता हूँ, है ना। वो अलग तर्क होते हैं, बनाए जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे अगर बड़ी तस्वीर हम देखना चाहते हैं लोकतंत्र की, तो बड़ी तस्वीर ये है कि हम एक एक धीरे धीरे पायदान करते हुए नीचे उतरते जा रहे हैं और हम लोकतंत्र से अब पूरी डिक्टेटरशिप की यात्रा में एक खास और उतरते हुए हमेशा एक रेड लाइन होती है कि एक रेड लाइन से नीचे उतर गए, एक चेक लाइन आती है जिसमें होता है कि भाई अब इसका मतलब है अब आप लोकतंत्र नहीं, अब आप डिक्टेटरशिप कहलाएंगे। और मैं समझता हूं हम वो रेड लाइन अब क्रॉस करने वाले हैं और अगर ये है तो उसका मतलब ये होगा कि चुनावी राजनीति अब देश में बदलाव का प्रमुख माध्यम नहीं बची है। अब प्रतिरोध की राजनीति, प्रतिरोध का मतलब हिंसक नहीं, प्रतिरोध का मतलब अलोकतांत्रिक नहीं, मगर अब चुनावी की जगह प्रतिरोध की राजनीति जो है उस देश की बड़ी चीज बनती जाएगी विपक्ष के लिए। और जो तमाम लोग इस देश को बचाना चाहते हैं उनके लिए प्रमुख अब जो फील्ड है, उनके लिए जो मैदान है, अब संसद की बजाय सड़क बनता जाएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि चेक लाइन अब वो आ चुकी है कि डिक्टेटरशिप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और लेकिन सर इसमें बड़ा सवाल विपक्ष को लेकर भी उठता है। विपक्ष की एकजुटता सर सामने नहीं आती है। प्रयास जरूर करते हैं, हमने कई बार देख चुके हैं कि पिछले कुछ टाइम में बहुत प्रयास किए गए, लेकिन जब बात स्टेट की आती है तो बिखर जाते हैं। वो हमने बंगाल में देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया, बिहार में देख लिया, बहुत जगह ऐसा देख लिया है। विपक्ष कैसे एकजुट हो सर, उस मिथ को कैसे तोड़ पाए कि हाँ विपक्ष एकजुट आकर चुनौती पेश करे। हमने देखा 24 में जिस तरीके से यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया, उसका रिजल्ट भी देखने में आया। विपक्ष को सर कैसे टैकल किया जाए? आपके नजरिए में क्या वो चीजें हैं कि सरकार को अगर आपको टैकल करना है, घेरना है, मुद्दों पर घेरना है या स्टेट में अपने आप को घेरना है, विपक्ष इस तरह भूमिका निभाए सर? क्योंकि विपक्ष की भूमिका सर आज की डेट में गया तो शून्य पर आ जाती है। कुछ मामलों में वो कहीं प्रासंगिक नजर नहीं आती है। वो एक बड़ा कारण है कि सर ये लोग उसी का फायदा उठा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष के सामने एक नहीं तमाम चुनौतियां हैं जी। और कई चुनौतियां ऐसी हैं जिनके लिए विपक्ष खुद जिम्मेवार है। बिल्कुल बाहर की चुनौतियां भी हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि देश में ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ कि पार्टियों पे छापा पड़ रहा है। अब आपकी पार्टी के पास सीट इतनी आ गई और बीजेपी ने तय किया आपके इतने एमएलए ले लेने हैं, तो परसों उनके घर में छापा पड़ जाएगा और उनको बताया जाएगा कि अच्छा तुम जो मर्जी कर लो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर बाल बच्चे ठीक ठाक बचे रहें तो तुम चुपचाप से बीजेपी जो उदाहरण अभी है, बिल्कुल हो रहा है ना। तो ये भी है। मीडिया बिल्कुल एक तरफा हो गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं आप जैसे लोगों का कि कुछ भी चीजें चल रही हैं, ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन बड़ी टीवी चैनल पे तो ये बातें नहीं आ रही हैं बिल्कुल भी, क्योंकि मीडिया सारा सिर्फ सरकार के गुणगान नहीं गा रहा, उतना करता तो चलिए हो जाता। मीडिया भेड़िए की तरह विपक्ष के पीछे घूमता रहता है। ये पहली बार हो रहा है, ये इमरजेंसी में भी नहीं हुआ कि आप भेड़िए की तरह केवल विपक्ष को टारगेट करें। तो विपक्ष को एक तो सरकारी एजेंसियों का सामना करना पड़ रहा है, दूसरा उन्हें मीडिया जो कि सरकार के दलाल की तरह काम कर रहा है उसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं विपक्ष को उसकी अपनी कमजोरियों से बख्शना नहीं चाहता, क्योंकि विपक्ष की कमजोरी केवल एकता की कमी नहीं है, वो एक है, एकता की कमी है। उसके अलावा भी विपक्ष जो है, अब देखिए इंडिया ब्लॉक की 2 साल के बाद मीटिंग हुई। 2 साल के बाद क्यों मीटिंग हो रही है भाई आपकी, है ना। और 2 साल के बाद अगर आप मिलते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप देश के सामने एक एजेंडा लेके आए। आप कहें कि भाई हाँ हम ये 10 चीजें हम जो करेंगे, वो तो नहीं होता। तो आज भी अगर मैं जानना चाहता हूं कि इस देश का विपक्ष का
एजेंडा क्या है, विजन क्या है। चलिए बीजेपी बुरी है, विपक्ष क्या करेगा, बिल्कुल मुझे आज भी नहीं पता उनका एजेंडा क्या है ना। और विपक्ष जो जनता का असंतोष है, जनता की जो पीड़ा है, जो तरह तरह के मुद्दों पे उभर के आती है, और अब तो पिछले कुछ महीनों से तो इतने मुद्दों पे जनाक्रोश उभर के आ रहा है। विपक्ष का काम होना चाहिए कि उनसे जुड़े, उनको आवाज दे, उन्हें अभिव्यक्त करे। विपक्ष वो भी नहीं कर पा रहे, तो विपक्ष को भी बदलने की जरूरत है। और हमें भी विपक्ष केवल विपक्षी दल नहीं है, विपक्ष का मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। विपक्ष में इस देश के तमाम जन आंदोलन हैं, जन संगठन हैं, जो कि तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, जो पार्टियों को उठाना चाहिए लेकिन पार्टियां उठाती नहीं हैं। तो ये एक बड़ी तस्वीर है जिसमें हमें आज लोकतंत्र को देखना चाहिए। या सर, आपको लगता है कि जो विपक्ष भी है वो अपने सहूलियत के हिसाब से विपक्ष में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और उनको जरूरत होती है कि भाई हमें साथ आना चाहिए तो वो प्रयास करते हैं। जब दिखता है कि राज्य का चुनाव आ गया है, भैया हम तो सीट बंटवारा करेंगे नहीं, सीट शेयरिंग करेंगे नहीं, जो बड़ी पार्टी है उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो वो आपको लगता है कि वो एक बड़ा फैक्टर काम आगे चला जाता है इन लोगों की। जब राष्ट्र की बात आती है, केंद्र की बात आती है, तब ये प्रयास करते हैं, लेकिन जब राज्यों की बातें आ जाती हैं तो ये बिखर जाते हैं। क्या वही एक फैक्टर है, कुछ और भी है सर? सोच का फर्क है या अंदरूनी कुछ अलग चीजें हैं? देखिए जितेंद्र, राजनीति में एक किस्म के अवसर या मौके के हिसाब से काम करना बहुत सामान्य बात है। दुनिया में हर कोई करता है, बीजेपी भी दिन रात करती है। कब बीजेडी को गले लगाएगी और कब पीछे से खंजर मारेगी, कब जेडीयू को, नीतीश कुमार को ताज पे चढ़ाएगी, कब चुपचाप से नीतीश कुमार को विदा कर देगी। ये सब खेल है, अपॉर्चुनिस्टिक खेल है। बीजेपी दिन रात करती है, वो देखते नहीं है, उसको रणनीति राष्ट्र के नाम पे पेश किया जाता है और अपोजिशन की चीजों को वैसे पेश किया जाता है। बिल्कुल वही। जो अपोजिशन की दिक्कत है वो ये है कि इन सब में भी, ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से राजनीति में कौन सीटों को छोड़ना चाहेगा, लेकिन आप इसके बारे में एक दीर्घकालिक रणनीति बना सकते हैं, है ना, बजाय कि शॉर्ट टर्म। अब तमिलनाडु चुनाव आ गया, तब मैंने सोचना शुरू किया, अच्छा इसके साथ जाऊं, उसके साथ जाऊं। विजय को सीटें आ गई तो अब मैंने सोचा अच्छा क्या फायदा है, किसमें नुकसान नफा नुकसान देखते हैं। उसकी बजाय आप नफा नुकसान भी देखना हो तो उसके लिए भी आदमी एक दीर्घकालिक सोच बनाता है, जिसमें छोटे नुकसान को भूल जाता है, बड़े नफे की तरफ देखता है। वो करने में मैं ऑपोजिशन पार्टीज को कई बार असमर्थ पाता हूं कि वो दीर्घकालिक सोच देखें। एक छोटा मोटा नुकसान होता रहता है। अब बंगाल के चुनाव में क्यों कांग्रेस और टीएमसी ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, मुझे आज भी समझ नहीं आता। हो सकता है ममता बनर्जी का उस समय का अहंकार रहा हो, उन्हें लगता हो कि मेरे को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, परिणाम आ गया, पता लग गया। तो एक दीर्घकालिक समझ जब होती है तो उस दीर्घकालिक समझ से रणनीति बनती है, उससे समझ बनती है। लेकिन सर बिल्कुल आपने सही कहा कि जो विपक्ष भी वो भी उस तरीके से अपना नहीं अदा कर पा रहा है रोल जो करना चाहिए। सर अगर मैं सरकार के कुछ मंत्रियों की बात करूं, उनके कामकाज को लेकर जिक्र करें, हम लगातार जमीन पर भी विरोध काफी हो रहा है सर, हमने देखा है। चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, एचआरडी मिनिस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो, सभी जगहों पर सर खामियां पाई जा रही हैं। मैं अगर एक करके जिक्र करूं आपसे, जैसे कि हमने देखा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं, शिक्षा को लेकर सर बहुत विवाद चल रहा है। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, सीबीएसई में पेपरों की जांच में गड़बड़ पाई जाती है, नीट के एग्जाम कई बार लीक हो गए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो ये लगता है कि जो E20 पेट्रोल देश के ऊपर लगाया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है लेने के लिए, अब तो बाध्य किया जा रहा है, कर चुके हैं, 1 अप्रैल से सब जगह वही मिल रहा है। इसी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो हाल ही में हमने देखा कि एक मिनिस्ट्री के 4 लोगों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। और हरदीप पुरी साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो अलग अलग तरह की बहुत सारी बातें उनकी बतानी है, कई एप्सिन फाइल तक में उनका नाम आया, बहुत सारी चीजें हैं। सरकार के इन मंत्रालयों को लेकर आपकी क्या राय है, किस तरह देखते हैं सर आप, जो चीजें चल रही हैं? पहली और बुनियादी बात, सवाल मंत्रालयों का नहीं है, सवाल सरकार का है। बिल्कुल, उनके क्योंकि हकीकत ये है कि इस सरकार में मंत्री फैसला नहीं लेते। इस सरकार में कौन मंत्री कौन सी पोशाक पहन के किस फंक्शन में जाएगा, ये भी पीएमओ से आदेश आता है। तो मंत्री तो बहाना है, नाम है। हो सकता है गडकरी की थोड़े से ज्यादा फैसले ले लेते हो दूसरों की तुलना में, लेकिन मंत्री तो नाम है। नाम है। खेल पीएमओ है।
असली निर्णय पीएमओ से होते हैं। तो जिसे हम कहते हैं कुछ मंत्रालयों को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं, लोगों में नाराजगी है। हकीकत ये है कि इस सरकार को लेकर जन असंतोष धीरे धीरे उभर रहा है। बहाना उसका कुछ मंत्री और मंत्रालय हो जाते हैं। और जैसा कि किसी भी ऐसे राज्य में होता है कि जब राजा के ऊपर कुछ पड़ता है तो मामले को खिसका के किसी मंत्री का गर्दन कलम कर दिया जाता है ताकि राजा बचा रहे। हकीकत तो सवाल राजा का है, मंत्रियों का नहीं है। जो भी अभी हमने देखा भी है, 4 लोगों को हटाया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, उनके जो पर्सनल स्टाफ थे और एक IRS ऑफिसर थे उनको हटाया गया है। क्या लगता है सर, उसमें भी कुछ झोलझाल है? झोलझाल तो होगा तभी ना। हुआ क्या है कि आमतौर पे एक मंत्री अपने पर्सनल स्टाफ को रिक्रूट करता है ना। अगर प्रधानमंत्री ऑफिस से हुक्म आके किसी मंत्री के स्टाफ को हटाया जाता है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मंत्री को बताया जा रहा है, देखिए मंत्री का स्टाफ मंत्री के कहे बगैर कोई काम नहीं। बिल्कुल। तो अगर आप इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मैं जो कैमरा पे बैठे भाई हैं इनके ऊपर दोष डालूं तो कोई कहेगा ना ये क्यों कर रहे हो, साफ बोलो ना कि जितेंद्र जी को ये काम नहीं आता है ना, तो कैमरामैन को क्यों दोष दे रहे हो। यही बात वो है, मंत्री जी के बारे में जरूर कुछ ऐसी बातें आई हैं जो पीएमओ तक पहुंची होंगी और इशारा देने के लिए उनके पर काटे गए। अब याद रखिए इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं कि मंत्री जिनकी बात हो रही है वो किसी ना किसी राजनैतिक कारण से महत्वपूर्ण हैं। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये चुनाव जितवाने वाले लोग हैं। जहां जहां बीजेपी को चुनाव जीतना होता है इनको भेजा जाता है और राजनीतिक इशारा साफ है कि भाई इलेक्शन मैनेजमेंट करो, मंत्रालय छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, हम देख लेंगे। और इसलिए जब उनके मंत्रालय पे सवाल आता है तो वो भी पलट के कहते होंगे कि सर आप ही ने तो कहा था इलेक्शन देखो, मंत्रालय देखने को आपने कहा ही कब है, वो भी तो कहते होंगे इस बात को। सही बात है। तो ये हकीकत है और ये बात सामने आएगी। जो असंतोष है ये दो एक तरीके से महत्वपूर्ण है जी। नितिन गडकरी बीजेपी की जो पुरानी बचे हुए लीडर अभी भी हैं जिनको मोदी जी को साथ लेके चलना पड़ रहा है, मजबूरी है, उनमें से हैं। हरदीप पुरी की क्या मजबूरी है ये इतिहास बाद में हमें बताएगा क्योंकि उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं कुछ जिसका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन आप याद रखिए हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में कितनी बार आया है और ये भी याद रखिए जिस जॉर्ज सोरोस का नाम लेके सारा बीजेपी आरएसएस दिन रात उछलता है और कल को अगर आप बीजेपी के खिलाफ आरएसएस के खिलाफ कोई कड़क प्रोग्राम कर देंगे तो परसों खबर आ जाएगी कि ये जितेंद्र जी तो जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलते हैं। उस जॉर्ज सोरोस के बिजनेस पार्टनर कौन है? हरदीप पुरी की बेटी। तो वो व्यक्ति मंत्रालय में है, इनका क्या मजबूरी है हरदीप पुरी को रखने की? इसके बारे में सोचिए। नितिन गडकरी की मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी समझ आती है। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की राजनीतिक उपयोगिता समझ आती है। हरदीप पुरी की क्या उपयोगिता थी? कुछ तो रही होगी ना उपयोगिता। जरा मैं आपके दर्शकों को भी कहूंगा थोड़ा छानबीन कीजिए, थोड़ा आप भी कोई पता लगेगा। के बादल बहुत बन रहे हैं वो उनपे नहीं, बादल कहीं और है। तो उसके बारे में भी जरा सोचिए कि क्या खेल हुआ होगा। तो ये असली कहानी ये है कि इस देश में पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक स्कैंडल सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा यूपीए 2 का जमाना जब ये हुआ करता था, एक स्कैंडल फिर दूसरा स्कैंडल फिर तीसरा स्कैंडल सामने आया करता घोटाले सामने आए थे। वहां बस ये था कि उन लोगों को इतनी राजनीतिक कलाबाजी नहीं आती थी मनमोहन सिंह को, तो सारी चीजों की लपट जो थी सीधे मनमोहन सिंह तक पहुंचती थी। अब इन्हें बहुत अच्छी कलाबाजियां आती हैं, इनको काट आता है। सर एक सवाल मैं इसमें पूछना चाहूंगा आपसे, जिस तरह के फैसले लिए गए हैं सर अभी, चाहे वो शिक्षा मंत्री के द्वारा हो या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा हो, E20 को लेकर और एग्जाम्स को लेकर सर देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। हम देख रहे हैं लोग सड़कों पर भी हैं सर। E20 इथेनॉल जो ब्लेंडिंग पेट्रोल मिल रहा है इस वक्त देश में, क्या ये जरूरी था सर अभी, या इसमें और स्टडी की जानी चाहिए थी?
और गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए थी कि हाँ कितना फायदा इससे मिल रहा है, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ भी है सर। आप क्योंकि किसानों का सर प्रतिनिधित्व करते हैं, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को सर? मोदी जी का एक फेवरेट जुमला है, संकट में अवसर। हर संकट में एक अवसर होता है, आप उसकी तलाश कीजिए जी। तो जब वेस्ट एशिया में क्राइसिस होता है, अमेरिका ईरान पे हमला करता है, इजराइल हमला करता है, दुनिया भर में तेल का संकट हो जाता है, भारत में भी संकट होता है। और ये सही बात है कि सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है अगर आपको तेल आना बंद हो जाए। इस संकट में एक अवसर ढूंढा गया और वो अवसर ये था कि एथेनॉल को पुश करने की हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे जी। एथेनॉल पुश हो नहीं रहा था और अभी तक नीति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि खुद नीति आयोग ने लिख के कहा था कि एथेनॉल वाले पेट्रोल को कुछ खास गाड़ियों के अंदर देने से पहले या तो गाड़ियों का डिजाइन चेंज करना पड़ेगा या आपको इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो नीति इसके खिलाफ थी। तो एक तरफ नीति थी, दूसरी तरफ नियत थी कि भाई एथेनॉल का पैसा, एथेनॉल से वो। तो इस संकट का इस्तेमाल किया गया वो दवाई पिलाने के लिए जो कि मरीज पीने को तैयार था नहीं। तो एथेनॉल को संकट के बहाने एथेनॉल को पुश किया गया, मतलब बीमारी और बढ़ा दी गई। जैसे कि एक बीमारी को इलाज करने के लिए, और सरकार ने बाकायदा लिख के क्लेम किया है कि हमारे यहाँ पेट्रोल का संकट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ऐसे में एथेनॉल की मात्रा बढ़ा दी, हमने उपलब्धि बनाए रखी। बिल्कुल वही जो कि मोदी जी ने ये जो कोविड का संकट था उस समय 3 किसान विरोधी कानून चुपचाप से पास किए थे। मोदी जी हर संकट में अवसर की तलाश करते हैं और इस बार ये तलाश किया गया कि चलो इस बहाने एथेनॉल को पुश कर दो। अब एथेनॉल के पीछे किस किस के हित जुड़े हुए हैं सोचिए आप जरा। बिल्कुल। एक मंत्री हैं गडकरी साहब जो आपको एथेनॉल के गुण गिनाते हैं, और अखबार और दूसरा मीडिया रिपोर्ट करता है कि संयोग, देखिए कितना अद्भुत संयोग है कि उन्हीं मंत्री के पुत्र जो हैं वो एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं वो। अरे बताइए क्या सुंदर, मतलब सौभाग्य दुनिया में कितने सुंदर होते हैं। मतलब देश के लिए कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं गडकरी परिवार, है ना। बिल्कुल वो कर रहे हैं। तो ये दुनिया में कहीं और किसी और मुल्क में अगर ये होता, उस मंत्री से कहा जाता रातों रात की इस्तीफा दो। इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप उस विषय पर निर्णय नहीं ले सकते जिससे आपको व्यक्तिगत नफा नुकसान होने वाला है, उस पर मैं निर्णय नहीं ले सकता। ये किया जा रहा है। तो मगर इसके लिए बेचारे गडकरी जी को केवल दोष देना अपर्याप्त होगा। जो असली खेल खेल रहे हैं, एफर्ट्स होते हैं सरकार में जब होते हैं, कलेक्टिव नहीं साहब, इसमें निर्णय पीएमओ से आता है। इस बात को हम साफ कहें, जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में फैसले इंदिरा गांधी लेती थी, मंत्री लागू करते थे। इस पीएमओ में स्थिति, और इंदिरा गांधी के तब तक पीएमओ इतना वो नहीं था कि वो हर छोटी चीज पे भी निगाह रख सके, वो बड़े फैसले लिया करती थी। अभी तो इस पीएमओ में तो हर छोटी चीज भी की जाती है। बिल्कुल। और उस पर आंखें लगा के देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बाकायदा। तो ये एथेनॉल जो है ये बिल्कुल हर तरह से ऐसी चीज़ है। बताइए अगर इतनी बढ़िया आपकी दवा थी, एथेनॉल इतनी शानदार चीज़ है, वो कहते हैं इससे स्पीड भी बढ़ जाएगी गाड़ी की, तो भूटान जैसा छोटा देश आपका एथेनॉल वाला पेट्रोल लेने से इनकार क्यों कर रहा है? इतनी शानदार दवाई है जो आप दे रहे हो, और देखो आपका अपना दोस्त है कहता है नहीं ये दवाई मेरे को मत दो, किसी दूसरे को दे दो। तो ये भी दिया था ना कि ब्राजील में इस वक्त 80% एथेनॉल के निर्मित पेट्रोल चल रहा है, और आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि 85% 100% भी एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल मिलेगा आपको। क्या लगता है ये सर, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या वाकई में कोई फायदे की चीज भी अब नजर आती है? मैं कोई इंजीनियर तो हूं नहीं जी, बिल्कुल, कि मैं आपको इसके तर्क दूं उस तरह के। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा है, जैसे मैंने पूछा कि फिर ये भूटान वाले जरूर पागल होंगे ना कि इतनी अच्छी चीज आप दे रहे हो और आपको ले नहीं रहे हैं वो। और ये जो रोज रिपोर्ट आ रही है कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी के इंजन, आज सुबह ही है कि इतनी BMW बहुत अमीरों की गाड़ी है, उसके इंजन बदले गए हैं, वो सब करना पड़ा है। ये खबरें क्यों आती हैं? सवाल ये नहीं है जो कहते हैं ब्राजील में इतना प्रतिशत होता है, उनसे ये भी पूछ लीजिए कि वो कौन सा इंजन इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में। सवाल सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल को आप पीते नहीं, जो इंजन है उसके लिए वो मुफीद है कि नहीं। असली सवाल तो ये है ना। तो क्या आपने देखा, आपका ही नीति आयोग कहता था कि मुफीद नहीं है, आज आपको ठीक लगने लग गया, चेंजेस करने चाहिए थी आपको। जो भी हो, तो मतलब ये तो
एकदम सरासर धोखा है ना देशवासियों के साथ। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जयपुर के नज़दीक राजस्थान के कुछ डेयरी फार्मर हैं, उन्होंने कहा साहब E20 बड़ा शानदार फार्मूला लिखा रहा है गडकरी जी आपने, हम भी M20 लगाते हैं। M20 क्या कि हम दूध के अंदर बस 20% ही हम भी डालेंगे। आप पीजिए ना, वो कहते हैं कि हम मिल्क 20 अब हम दिया करेंगे, आपको दीजिए E20 हम M20 दिया करेंगे, है ना। तो ये कीजिए, आप भी इसको स्वीकार कीजिए। सर नीट को लेकर भी बहुत चर्चा हुई सर। धर्मेंद्र प्रधान जो कि HRD मिनिस्टर हैं लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं सर। एक मामला नहीं है, कई सारे ऐसे मामले हैं जब HRD मिनिस्ट्री सवालों के घेरे में, चाहे UGC को लेकर बात कर लें या नीट एग्जाम को लेकर बात कर लें, CBSE पेपर जांच को लेकर बात कर लें, वहां पर भी सर बहुत सारी चीजें ऐसी पाई गई, लेकिन अभी भी वो बने हुए हैं। उसके विरोध में हमने देखा कि एक देश में एक आंदोलन तक खड़ा हो गया, उस पर हम बाद में आएंगे। पूरी सर मिनिस्ट्री के इस कार्यकाल को, इन सब चीजों को किस तरह देखते हैं सर आप, जो लगातार ये चीजें होती जा रही हैं? यहाँ पे फिर आप व्यक्ति नहीं व्यवस्था को देखिए। नीट की परीक्षा का एग्जाम कौन लेता है? परीक्षा करवाता है NTA। NTA क्या है? हम सब समझते हैं सरकारी संस्था है, सरकार करवा रही है, नहीं सरकारी संस्था नहीं है। NTA एक रजिस्टर्ड, केवल एक रजिस्टर्ड संस्था है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, सरकार द्वारा, सरकार के द्वारा संचालित है, मगर सरकार उससे हाथ झाड़ सकती है। किसने व्यवस्था बनाई है? क्यों ऐसी व्यवस्था बनाई गई? CBSE सरकारी है, NTA सरकारी नहीं है उस मायने में जिस मायने में CBSE सरकारी है। दूसरा, उसने ठेका दिया जी बिल्कुल कंपनियों को। अब अपने जो CBSE के एग्जाम के बारे में ठेका दिया गया, ठेका टेंडर क्यों बदला गया? टेंडर ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जो कि वो नहीं कर सकती? और ये जो नीट में जो गड़बड़ी हुई है, सिर्फ इस साल नहीं हुई, 2024 में हुई थी। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, एक बार अचानक कोई हादसा हो जाए, आप कहेंगे यार हो गया, आप मंत्री को बाद में पता लगा, अब ठीक है बेचारा कोशिश कर रहा है, ठीक कर देगा उसको। पर अगर पता लगा कि 2 साल पहले एग्जैक्टली ये हादसा हो चुका था जिसमें आइडेंटिफाई किया गया था कि क्या क्या गड़बड़ है, लेकिन उसके बाद कुछ किया नहीं गया, तो फिर दोष किसका है? तो ये 2024 में जब ये चीजें आ चुकी थी, दोषियों को क्या क्या व्यवस्था में खामियां हैं, कौन कौन दोषी हैं, आइडेंटिफाई किया जा चुका था, उसके बाद भी दोषियों को सजा नहीं, इनाम मिला था, तो फिर बताइए दोबारा क्यों नहीं होगा? तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि कोई दुर्घटना हो गई और आप कहें मंत्री इस्तीफा दो, ये तो कहने की बातें होती हैं, लेकिन जब ऐसी दुर्घटना, तो ये दुर्घटना अब नहीं है, जब वो दोबारा होती है एग्जैक्टली उसी तरह की घटना, तो फिर वो षड्यंत्र हो जाती है, वो दुर्घटना नहीं। क्योंकि सर कहा होता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, तो शायद सरकार ने वो सब नहीं किया। हाँ, पता है, तो सिर्फ प्रिवेंशन ही नहीं ना, प्रिवेंशन तो तब होता है जब पहली बार भी होने से पहले आप उसके लिए सावधानी। प्रिवेंशन भी नहीं किया सर एक तरीके से देखा जाए ये तो जब हो चुका है तब आपने क्योर नहीं किया। 2024 में क्योर कर लेते तो 2026 में तो नहीं होता। तो प्रिवेंशन तो छोड़ ही दीजिए, क्योर भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान की नैतिक नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है। ये बात जरूर है कि आदेश उनको भी ऊपर से आ रहे होंगे। NTA को 2024 में पनिश क्यों नहीं किया गया, NTA चलाने वाले लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई, ऊपर से हुक्म आए होंगे कि नहीं करना है। लेकिन चूंकि धर्मेंद्र प्रधान वहां बैठे हैं, चाहे मोहरे हों, लेकिन जाहिर है ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर चूंकि आप सेफोलॉजिस्ट हैं सर, मैं थोड़ा सा उस पर आता हूँ, जो कि हमने देखा है आपको कि किस तरीके से आपकी प्रेडिक्शन पहले हुआ करती थी। देश में सर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं, लेकिन सरकार को उससे फायदा हुआ है। SIR एक सबसे बड़ा, उसमें एक बहुत बड़ा एक टूल की तरह उन्होंने यूज किया इसको। आप किस तरह देखते हैं SIR की पूरी प्रक्रिया को? और सर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा उसकी निष्पक्षता का ऊपर, गंभीर आरोप इस पर लगाए, उसका उदाहरण भी हमने देखा भी आसाम में और बंगाल में। योगेंद्र यादव जी का क्या टेक है SIR को लेकर? देखिए, SIR पे मैं कहूं कि मैं कोई सेफोलॉजिस्ट की भूमिका में बोल रहा हूं तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैं तो एक एक्टिविस्ट हूं। और SIR के सवाल पे, SIR पे मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट गया था, है ना, तो मैं तो उसमें कतई न्यूट्रल हूं ही नहीं। मेरा मानना है, देखिए सिंपल बात है, आप देखिए
SIR वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है। ये बार बार पेश किया जाता है मानो ये वोटर लिस्ट का रिवीजन हो। ये रिवीजन नहीं है भैया, ये कोरे पन्ने पे फ्रेश वोटर लिस्ट लिखी जा रही है। आज तक जिसका नाम वोटर लिस्ट पे था उसका नाम रहने की कोई गारंटी नहीं। आप पिछले 20 साल से वोट करते रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अब एक नई एप्लीकेशन देनी होगी कि मैं वोटर बनना चाहता हूं। अगर आपकी एप्लीकेशन टाइम पे आई तब तो विचार किया जाएगा, नहीं आई तो आपका वोट गया। पहला तो ये हो रहा है। दूसरा, आज तक इस देश में नियम ये था कि अगर आप भारत में रहते हैं तो मान के चलते थे कि आप भारत के नागरिक हो। अगर आपके बारे में कोई प्रमाण मिला कि नहीं हो तो जांच होगी, जरूरत हो तो काट दिया जाएगा जी। उसको पलट दिया गया है। तो SIR एक वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण या कटाई छटाई की प्रक्रिया नहीं है। ये बिल्कुल नए सिरे से एक नई तरह की वोटर लिस्ट लिखने की कोशिश है। और भी साधारण भाषा में कहूं तो जैसे नोटबंदी थी, ये वोटबंदी की प्रक्रिया है। सामान्य लोकतंत्र का नियम होता है कि वोटर सरकार को चुनता है। SIR का मतलब है कि सरकार अब वोटर को चुनेगी, उसकी पसंद के जो वोटर है उसे रखेगी, जो नहीं होंगे उनको निकाल देगी। आप कहेंगे तो अतिशयोक्ति है भाई, ठीक है 2-5 नाम कट जाते हैं हर वोटर लिस्ट रिवीजन में, 5-10 बढ़ जाते हैं। आपको पता है कितने नाम कटे हैं? बंगाल से 90 लाख कटे थे सर। अब तक भारत में टोटल 6.5 करोड़ नाम कट चुके हैं। बिल्कुल। और जब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी तो शायद आंकड़ा कहीं बढ़ जाए, 10 करोड़ हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 9.5-10 करोड़ के बीच में कहीं आंकड़ा जाएगा। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, अब तक 60% भारत का SIR हो चुका है। तो अगर 60% में 6.5 करोड़ कटे तो 100% में कितने कटेंगे? 9.5-10 करोड़ के करीब कटेंगे। ये मतलब रफली आंकड़ा है 10 करोड़ के करीब। 10 करोड़ वोटर कट रहे हैं। क्या ये कारण हो सकता है कि वोटर लिस्ट में इतने ज्यादा गलत नाम थे? घुसपैठी हैं या देश के लोग नहीं देखें सर? वही सवाल है। तो अब इसको हम ठंडे दिमाग से सोचें। चलिए, पहली बात आप ये सोचेंगे कि हो सकता है पुरानी लिस्ट में जरूरत से ज्यादा नाम रहे हो। एक आदमी ने, मैंने यहाँ भी नाम लिखवा लिया, गाँव में भी अपना नाम लिखवा लिया, क्या ये है? उसके लिए करना क्या होता है, आप भारत की जनसंख्या देख लीजिए, जो चुनाव आयोग नहीं करता है। भारत की जनसंख्या की एक्सपर्ट एस्टिमेट है कि एग्जैक्ट जनसंख्या हमारी एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है। तो भारत की एडल्ट पॉपुलेशन जो थी पिछले साल 100 करोड़ थी। और हमारे पास लगभग 100 करोड़ वोटर भी थे। तो इसका मतलब है जितने हमारे पास 99 करोड़ वोटर थे और 100 करोड़ हमारी आबादी थी, है ना? तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें से 10 करोड़ काट दिए गए तो सवाल है कि तो मैं इसकी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन करने का तरीका है। आपको पता लग जाए, चुनाव आयोग कहता है कि भाई जरूरत से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, हमने काट दिए। जरूरत से ज्यादा थे या नहीं, कैसे पता लगेगा? ये आपको पॉपुलेशन एस्टिमेट से पता लगेगा। भारत सरकार के, मेरे बनाए हुए नहीं है, भारत सरकार की कमेटी ने दिया है कि 18 साल से ज्यादा की आबादी के कितने भारतीय हैं। और वो आंकड़ा है कि हमारे पास इस वक्त 101 करोड़ के करीब लोग हैं जो कि हैं। और SIR के बाद, SIR से पहले कितने लोग थे वोटर लिस्ट में? अंदाजन 99 करोड़, लगभग बराबर। SIR के बाद कितने बचेंगे? 90 करोड़। तो ये 10 करोड़ लोग कहाँ गए भाई? भूत थे, क्या थे? अगर थे तो पॉपुलेशन में वो क्यों दिख रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है ना। आपने अच्छा सवाल पूछा घुसपैठिए का। बार बार हमें बताया जा रहा है SIR घुसपैठियों को पकड़ने के लिए। क्या आप विदेशियों को निकालना नहीं चाहते? 100% निकालिए विदेशियों को। आपको अगर पता है कौन विदेशी है, बिल्कुल विदेशी को इस देश की वोटर लिस्ट पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, बशर्ते कि आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो मेरा आज भी प्रश्न है, बिहार में शुरू में 65 लाख नाम कटे, अंत में 44 लाख नाम कटे, ठीक है? इन 44 लाख में से कितने विदेशी पाए गए? ये प्रश्न हमने चुनाव आयोग से हर जगह पूछा है। आप जैसे पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, लोगों ने RTI डाल के पूछा, हमने सुप्रीम कोर्ट में पूछा।
आज तक चुनाव आयोग ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? दे सकता नहीं है। ऐसे नहीं कि आंकड़े नहीं है, चुनाव आयोग के फॉर्म में साफ लिखा हो जाता है कि नाम कटने का क्या कारण है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो चुनाव आयोग के पास आंकड़े हैं, लेकिन देना नहीं चाहते क्योंकि दिखाने लायक कुछ है नहीं। किसी से मैंने पूछा चुनाव आयोग वाले व्यक्ति से कि यार अच्छा इनफॉर्मली वैसे तो बता दो कितने निकले। कहता सर कुछ 500-700 निकले थे बिहार में, और पता है उसमें से ज्यादातर नेपाल की औरतें थी, हिंदू। ये है सच्चाई, है ना। ये चाहते थे बांग्लादेशी निकले, अब कहाँ से बिहार में बांग्लादेशी निकलेंगे इतने? तो निकली नेपाल की हिंदू महिलाएं 500-700 वोट। बंगाल से सर कौन सा निकले बताइए? बंगाल के बारे में, बंगाल में कुल मिला के 91 लाख नाम कटे। सवाल है उनमें से कितने विदेशी थे। अब और इसके बारे में आप आंकड़ा मांगिए, आज तक कोई आंकड़ा नहीं है। विदेशियों की एक सिंपल बात मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताओ इस देश का कौन सा एक प्रदेश है जहां विदेशी आप्रवासियों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है? आसाम। वहाँ आंदोलन हुआ है, वहाँ इसके बारे में लिखन एग्रीमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विदेशी आप्रवासियों की समस्या सबसे बड़ी है। डेमोग्राफी चेंज होगी सर वहाँ की तो, ओके ना। तो एसआईआर सबसे पहले कहाँ होना चाहिए था? आसाम में। आपको पता है पूरे देश में एसआईआर हुआ है, केवल एक प्रदेश में नहीं हुआ है एसआईआर, वो है आसाम। देखिए आप भी चौंक गए ना, पूरे देश में एसआईआर हुआ, यानी कि लोगों से कहा गया कि आप नया फॉर्म भरिए, नहीं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। सिर्फ आसाम में एसआर हुआ, वहां कहा गया कि एक बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड ये जो रिवीजन हर साल हुआ करता है वो होगा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वोटर लिस्ट में रहेगा, और कोई थोड़ा बहुत हल्का मोटा चेंज करना है जाएंगे टिक मारना। इंटेंसिव नहीं हुआ, मतलब इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, स्पेशल रिव्यू। वो वहां पे बिल्कुल जो समरी रिवीजन हर साल होता है वो किया गया, जो दिखावे के लिए होता है सिर्फ। तो जिस जगह पे जहां बीमारी है वहां मैं गोली नहीं दूंगा, जहां जहां बीमारी नहीं है उन सबको मैं गोली दूंगा। क्यों? जरा सोचिए, असम में क्यों नहीं किया गया? खेल है, असाधारण सवाल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बंगाल में कितने कि आसाम में कितने विदेशी नागरिक हैं, और ये पता मेरा अनुमान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने करवाया था। 19 लाख अवैध आप्रवासी हैं आसाम में, और हमें ये भी पता है कि 19 लाख कौन है। उस 19 लाख में से 7 लाख मुसलमान हैं, 12 लाख हिंदू हैं, और ये 12 लाख जो हिंदू हैं ये बीजेपी का कोर वोटर है। बीजेपी बंगाल में, आसाम में बंगाली हिंदू आप्रवासी उसका वोट बैंक है। बिल्कुल। तो अगर बीजेपी की भाषा में कहूं, जो मेरी भाषा कतई नहीं है, बीजेपी की भाषा में कहूं तो आसाम में बीजेपी अवैध आप्रवासियों की पार्टी है, और इसलिए आसाम में कभी एसआईआर नहीं होगा। ये जो बार बार अवैध आप्रवासी कहते हैं, उनसे पूछो ना क्यों हिम्मत नहीं होती तुम्हारी उस प्रदेश में करवाने की? क्योंकि तुम अवैध आप्रवासियों की पार्टी हो। सर एक सवाल ये भी उठता है कि एसआईआर तो चलो हुआ, लेकिन जो एजेंसी है सर हमारी, इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत सवाल खड़े किए गए सर। क्या वाकई में आपको लगता है कि उनकी जो कार्यप्रणाली है अब वो संशय के घेरे में है, वो पारदर्शी नहीं रह गई है? नहीं, संशय के घेरे में नहीं है, इसमें कोई संशय की गुंजाइश अब उन्होंने नहीं छोड़ी है। काहे का संशय का घेरा है भाई? जिस तरह की भाषा ज्ञानेश कुमार बोलते हैं उसमें कोई संदेह आपको बचा है? अब एक ही कसर बची है। एक दो बार तो मुझे लगा कि अब आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे बाहर जाएंगे और बीजेपी कार्यालय में जाके माला पहन लेंगे और टिकट ले लेंगे, बस यही कसर बाकी है। संशय यही बचा है कि किस दिन बीजेपी में जाएंगे और किस दिन पटका पहन के, और उनको बाद में क्या इनाम मिलेगा, ये संशय जरूर है। इसके अलावा तो कोई संशय अभी बचा नहीं है। भाई मुझे बहुत दुख होता है इसलिए कि एक जमाने में मैं इलेक्शन, भारत की चुनावी व्यवस्था का गुणगान पूरी दुनिया में करता था। मैं इलेक्शन एक्सपर्ट होता था, दुनिया में मुझे बुलाया जाता था, और मैं अभी भी यूट्यूब पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे।
मैं पूरी दुनिया को बताया करता था कि ये तो तथाकथित फर्स्ट वर्ल्ड है, अपने आप को एडवांस डेमोक्रेसीज हैं। मैं कहता था इन एडवांस डेमोक्रेसीज को भारत से कुछ सीखना चाहिए, हम आपको बता सकते हैं। और जब इंग्लैंड में इलेक्शन कमीशन बना, इंग्लैंड में हुआ नहीं करता था इलेक्शन कमीशन, ये पिछले 25-30 साल पहले बना है। तो जब वहाँ पे इलेक्शन कमीशन बना पहली बार, तो वो उनका एक डेलीगेशन मेरे पास आया पूछने के लिए कि हम भारत से क्या सीख सकते हैं। तो एक तो वो थी। और जब चुनाव आयोग ने सन 2001 की बात है या 2002, 1 या 2 में कभी चुनाव आयोग ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई और उसमें दुनिया भर के चुनाव आयुक्तों को बुलाया और चुनाव आयोग ने मुझे कहा कि आप आइए, आप दुनिया भर के चुनाव आयुक्तों को बताइए कि भारत का चुनावी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, और क्योंकि हम अपनी बड़ाई करें अच्छा नहीं है, एक इंडिपेंडेंट स्कॉलर आपको बताएगा, वो अच्छी बात है। तो एक तरह से चुनाव आयोग ने अपने एम्बेसडर के रूप में मुझे बताया। उस व्यक्ति को अगर ये बोलना पड़े, और वो कोई कांग्रेस का जमाना नहीं था, याद रखिए वो वाजपेयी जी की सरकार का जमाना था वो, तो उस व्यक्ति को अगर आज ये कहना पड़े तो कहते हुए मुझे शर्म भी आती है, दुख भी होता है, लेकिन एक ईमानदारी का तकाजा है। अगर एक ज़माने में मैं कहता था कि भाई सबसे अच्छा है, और जब बुरा हो जाए उस बार आप चुप कर जाओ, इधर उधर करने लगो, उसके ऊपर पर्दा डालने लगो, तो फिर तो ईमानदारी की बात नहीं है ना। हकीकत ये है कि इस त्रिमूर्ति ने, बाकी 2 मूर्तियां तो चुप रहती हैं गांधी जी की मूर्ति की तरह, ये एक ही बोलता है लेकिन बाकी 2 तो चुप हैं, लेकिन 2 वो बचते थोड़े ही हैं। इस त्रिमूर्ति ने भारत के चुनाव आयोग की साख, भारत के चुनाव की साख, भारत के लोकतंत्र की साख को मिट्टी में मिला दिया है। इन लोगों ने मजाक बना दिया है। अब चुटकुले चलते हैं उसके ऊपर, व्हाट्सएप पे एक दिन चुटकुला आया, हाँ एक दिन चुटकुला आया कि साहब चुनाव आयोग ने कहा है कि हम बीजेपी को ज्वाइन बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बाहर से समर्थन देंगे। मतलब चुटकुला सुन के हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि देखो ऐसी स्थिति है। ये पाकिस्तान में चला करते थे पहले इस तरह के चुटकुले। पाकिस्तान के लोग अपने चुनाव आयोग के बारे में ऐसे से खुल के चुटकुले करते हैं कि अच्छा वो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा था तो कमेंट्री आ रही थी, तो उनका नहीं, अभी तो इमरान खान को 125-150 सीट मिल रही हैं, लेकिन अभी देखना चुनाव आयुक्त जाएगा आर्मी हेडक्वार्टर में, आने के बाद आंकड़ा बदल जाएगा, आप चिंता ना करो। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो ये सब बातें, मतलब वो पाकिस्तान के बारे में सुनते थे, हम हंसते थे, मजा भी थोड़ा सा ले लेते हैं पड़ोसी के दुख के ऊपर, हमारे बारे में बातें हो रही हैं। मतलब ये इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। और मतलब अगर कोई जिन चीज़ों को मैं देशद्रोह कहता हूँ, ये देशद्रोह है। जिस एक चीज़ के बारे में सारी दुनिया आपकी तरफ देखती थी, तो मैं जानता हूँ तमाम दुनिया के लोग आया करते थे, खासतौर पे अफ्रीका के, वो कि साहब ऐसा करते हैं चुनाव आयोग, इंडिया के चुनाव आयोग के जो रूल्स हैं वो हम बने बनाए ले लेंगे ना, उसमें थोड़ा बस इंडिया की जगह दूसरा अपने देश का नाम डाल देंगे। जो स्पीकर भी रहते थे हमारे सर, वो कितने प्रोमिनेंट रहते थे उस वक्त के अंदर। टी.एन. शेषन साहब देख लिए, या और भी कई सारे ऐसे नाम हैं। मतलब उससे डरा करते थे रूलिंग पार्टी। अब सही था गलत था, कई बार जाति भी कर देते थे, लेकिन कम से कम ये तो था ना कि मतलब उन्हें अंपायर माना जाता था। अंपायर जाति भी कर देता है, कई बार जरूरत से ज्यादा सख्त भी हो जाता है, लेकिन उनको टीम का प्लेयर तो नहीं माना जाता था। अब तो मतलब वो जब एक जमाने फिर वो पाकिस्तान बीच में आ गया है, पाकिस्तान के अंपायर के बारे में कहा करते थे ना पुराने जमाने में कि पाकिस्तान की टीम में 13 प्लेयर होते हैं, 11 वो और 2 अंपायर। तो अब तो ये वाली हालत हो गई है, हम ये तो टीम के मेंबर हैं, काहे के वो हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, कोई संदेहास्पद कुछ भी नहीं है चुनाव आयोग के बारे में, सब कुछ पारदर्शी है। बीजेपी का हेडक्वार्टर चलाता है चुनाव आयोग को। सर चूंकि आप भी बड़ी मुखरता से सर अपनी बात को रखते हैं, हमने देखा है सीए और एनआरसी को लेकर भी सर आपने बहुत मुखरता से सरकार का विरोध किया, और बहुत सारी हमने हिंसा भी हुई इन सब चीज़ों को अगर देखें सर, उस प्रोसेस को आप अभी की सिचुएशन में किस तरह देखते हैं सर? देखिए, सीएए का हमने क्यों विरोध किया? विरोध इसलिए किया कि भारत की नागरिकता कभी भी धर्म पर आधारित नहीं रही थी। और यूसीसी की हम बात करेंगे इस पे। भारत की नागरिकता में कभी भी धर्म एक क्वालिफिकेशन नहीं था उसका। नागरिकता आपके जन्म के आधार पे थी, आपकी रहाइश के आधार पे थी, आपके धर्म के आधार पर नहीं थी। सीएए में भारत के इतिहास में पहली बार नागरिकता को धर्म से जोड़ा गया।
जोड़ते वक्त एक बहाना बनाया गया था, हर चीज का बहाना बनाया जाता है। जैसे अभी महिला आरक्षण का बहाना बनाया गया डिलिमिटेशन को लाने के लिए, तो दुनिया में नियम है, इन चीजों को तो हमेशा किसी ना किसी पर्दे या मुखौटे से करना पड़ता है। तो मुखौटा क्या था कि साहब देखिए हम तो शरणार्थियों को जगह दे रहे हैं, भाई मैं सबसे पहले कहूँगा देनी चाहिए। आप क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय होता है? बिल्कुल होता है, एकदम इसका प्रमाण है। पाकिस्तान में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख तीनों के साथ अन्याय, अत्याचार हुआ है, एकदम प्रमाण है। आप देश को खोलना चाहते हैं इसके लिए बिल्कुल खोलिए, मैं एकदम इसके लिए तैयार हूँ, मगर सेलेक्टिवली मत कीजिए। नेपाल में अगर किसी के साथ अन्याय होता है उसको भी दीजिए। श्रीलंका में किसके साथ अन्याय होता है? तमिल के साथ, जो हिंदू है, उसके लिए भी खोल दीजिए। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों के साथ साथ अहमदिया लोग हैं जो मुसलमानों का ही एक सेक्ट है, उनके साथ अत्याचार होता है। बर्मा में, म्यांमार में किनके साथ अत्याचार होता है? रोहिंग्या जो कि मुसलमान हैं। तो अगर आप ये नीति बनाते हैं कि भारत दुनिया भर में जिसके साथ अत्याचार होता है उसको शरण देगा, दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है, हम फिल्टर करके देंगे, लेकिन हाँ हम उसके लिए तैयार हैं। मैं पहला व्यक्ति हूं जो कहूंगा कि बिल्कुल कीजिए। सिलेक्टिव नहीं होना, लेकिन सेलेक्टिव में भी आप धर्म क्या, सेलेक्टिव में आप डिजर्विंग केसेस देखिए, बिल्कुल सही बात है। आपको प्रताड़ित किया गया कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। यहां तो आपने नियम में लिख दिया, क्या लिखा? केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों से आने वाले लोग जो कि हिंदू हो, सिख हो, ये हो, उनको दिया जाएगा। लेकिन मतलब क्या था? मतलब नियम सीधा ये था कि भाई मुसलमान अलाउड नहीं है, नो मुस्लिम प्लीज, दिस इज इंडिया, ये था ऐतराज इस बात पे था। लेकिन सरकार तो फिर लगातार इस पर तर्क देती रही, कहती रही कि मुसलमानों के अगेंस्ट में ये नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास जो अपने प्रमाण पत्र नहीं है, जो बांग्लादेश से आकर बैठे हैं इधर या दूसरे देशों से आकर बैठे हैं, रोहिंग्या की ऐसा बात की, ये उनके लिए है। सरकार का ये तर्क इसमें रहता था सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी बात से ही बिल्कुल स्पष्ट हो गया सरकार का तर्क कितना झूठा है, आपकी बात से ही निकल आया। तो सरकार कहती है बांग्लादेश से कुछ प्रताड़ित लोग आए जिन बेचारों के पास कागज नहीं थे, हम उनको जगह देंगे। बहुत अच्छी बात, मैं समझता हूँ कोई प्रताड़ित अपना घर छोड़ के आ रहा है, लुट पिट के आ रहा है, उस समय वो कागज थोड़ी लेके आएगा। प्रताड़ित है, शरणार्थी है, आप उसको जगह देंगे। मगर सरकार ये नहीं कह रही, सरकार कह रही है अगर लुटा पिटा शरणार्थी है, अगर हिंदू है तो जगह दे देंगे, मुसलमान है तो नहीं देंगे। ये था दिक्कत, इस बात में है। आप शरणार्थी को दीजिए ना, मगर अगर सरकार कहती है कि हाँ भाई आपके पास कागज नहीं है, तब भी आपके पास कागज नहीं है, आप भारत में आ गए हो, अगर आप हिंदू हो तो आप बेचारे शरणार्थी हो, अगर आप मुसलमान हो तो आप आक्रांत हो, आप समस्या हो, बीमारी हो, दीमक हो। ये भी तो बड़ा सवाल है, जो हिंदू आए भी थे उनकी स्थिति क्या है पर आज की डेट में, वो भी देखिए। कश्मीरी गेट पे कितने पाकिस्तान से हिंदू आए थे, सरकार ने क्या उनको क्या किया उनके लिए, ये भी तो बड़ा सवाल है ना सर। जोधपुर में, जैसलमेर में, पूरे तमाम जगहों पे अगर आपको इतना ही वो है, देखिए शरणार्थी को शरण देना इस देश का धर्म है, बिल्कुल देना चाहिए। मानवता के आधार पर भी सर वो आप कह सकते हैं उसको। आपने तिब्बत से लोग आए, उनको हमने शरण दी, दलाई लामा हमारे यहाँ रहे थे कितने टाइम तक, हैं आज भी हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर इस पे कहा था इस सब के बारे में कि शरणार्थी को शरण देना तो इस देश का मूल धर्म है भाई, उस पे क्या। लेकिन ये कहना कि तुम्हारी मतलब मूंछ दाढ़ी को देख के मैं दूंगा, अगर तुम एक तरह के शरणार्थी हुए तो तुम्हें गले लगाऊंगा, और दूसरे धर्म अगर तुम्हारे सर पे टोपी होगी तो मैं तुम्हें आक्रांत और ये सब और ये इलीगल फॉरेनर बताऊंगा। तो हमने इस देश में दो कैटेगरी इलीगल फॉरेनर्स की बना रहे हैं, एक जो कि इलीगल है जिसको भगा देंगे, और एक है जिसको हम गले लगाएंगे, और ये अंतर केवल उसके धर्म के आधार पे होगा। दिक्कत ये जनता के बीच में द्वेष की भावना भी पैदा होती है। सारा उद्देश्य ही तो ये था। किस लिए था ये कोई हिंदुओं का भला करने के लिए थोड़ा ही था। अगर हिंदुओं का भला करना होता तो भाई इस देश में इतने सारे पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश में आए हुए हिंदू हैं, और जो प्रताड़ित होके आए हैं, आप मुसलमान, आप चलिए उन हिंदुओं का भला कर दीजिए। कुछ किया
बिल्कुल। वो जो नियम था, नियम ऐसा बनाया था जिसमें जो पहले आए थे उनको फायदा भी नहीं हो सकता था। तो शरणार्थी हिंदुओं का भला करना भी इसका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य केवल और केवल एक था, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रचार करना। और ये बीजेपी की राजनीति का मूल आधार बन गया है। और मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि भाई अंग्रेजों से क्या दिक्कत थी हमारे को? हम क्या कहते थे? फूट डालो और राज करो। यही तो करते थे अंग्रेज इस देश में। और ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? फूट डालो और राज करो। तो ये भी 200 साल राज करेंगे सर? जैसे इस देश की जनता ने उनको ठीक कर लिया तो 200 साल तो नहीं करने दिया था, उससे कम में निपट लिया था। और एक बार जनता जब जग गई थी उसके बाद तो 15-20 साल भी नहीं हुए थे। तो पता नहीं कितने साल राज करेंगे, लेकिन अभी केवल एक बीमारी के रूप में बता रहा हूं आपको। फूट डालो और राज करो बीजेपी का मूल मंत्र है। डिवाइड एंड रूल। सामान्य मंत्र है हिंदू मुसलमान करो जी। जहां हिंदू मुसलमान का काम ना चले, अब हरियाणा में रोहतक में क्या आप हिंदू मुसलमान कर लोगे? है ही नहीं। वहां जाट और गैर जाट कर दो। उत्तर प्रदेश में यादव और गैर यादव कर दो। मणिपुर में ना आपको हिंदू मुसलमान मिले, ना आपको यादव मिले, ना आपको जाट मिले, तो वहां पे कुकी और मैतई कर दो। मणिपुर पाऊंगा सर, उसमें मेरा बहुत अच्छे सवाल है आपसे। कुकी और मैतई कर दो। मतलब हर जगह फूट डालो और राज करो। तो जो फूट डालता है भारत माँ के 2 लाल, उनमें जो फूट डाले, उनमें जो हिंसा करवाए, वो क्या होगा? देशद्रोही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मैं इस तरह की राजनीति को देशद्रोह की राजनीति मानता हूँ। सर आपने जिक्र किया मणिपुर का, मणिपुर को लेकर मैं सवाल करना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि आप अपनी बात लगातार कहते भी रहे हैं उस चीज़ों को लेकर। सर बहुत लंबा समय हो गया जब मणिपुर झुलस रहा है सर, मतलब लोग आमने सामने हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे वहाँ पर हो रखे हैं। आपने कुकी और मतय समुदाय की बात की है। सरकार उसको ठीक करना नहीं चाहती है या लोग वहां के ठीक करना नहीं चाहते हैं? सर क्या मतलब चीजें हैं, थोड़ा समझाइए सर हमको जरा, क्योंकि आपने बड़ी गहनता से सर उन सब चीजों को स्टडी किया सर वहां की। मणिपुर को लेकर सर क्या? मणिपुर में 3 समुदाय हैं। एक है वहां मितेई, जो कि मूलतः वैष्णव हिंदू हैं। हमें आपको लगता है ट्राइबल है, लेकिन ट्राइबल नहीं है, वो ओबीसी है, हिंदू हैं, वैष्णव है। ठीक है। वो वहां की आबादी का लगभग 2/3 है। फिर बाकी 1/3 आबादी में कुकी हैं और नगा हैं। अलग अलग ट्राइब्स हैं, लेकिन ब्रॉडली उनको कुकी और नगा आप कह सकते हैं। वो वहाँ के हिल्स में है। वहाँ की क्षेत्रफल का 10% है जिसमें वहाँ 2/3 जनता रहती है, घाटी में रहते हैं मितेई लोग। और वहाँ का 90% इलाका है जहाँ बाकी बचे हुए 1/3 लोग रहते हैं, कुकी और नगा। ये बेसिक सिचुएशन है मणिपुर की। वहाँ के कुकी और नगा समूहों में पहले से झगड़ा थोड़ा बहुत चलता था, आज का नहीं, पुराना झगड़ा था। लेकिन मितेई और बाकियों के बीच में इस किस्म का झगड़ा नहीं था। और वो समाज इतना खुला हुआ समाज था कि मणिपुर का सबसे ज्यादा वक्त तक चलने वाला मुख्यमंत्री रिशांग केशिंग नगा थे, जो मतलब वहाँ आबादी का 10% नहीं है। वो वहाँ का मुख्यमंत्री था और मितेई लोगों को कोई समस्या नहीं थी उसके अंदर। इतना खुला हुआ समाज था। और हम भूल जाते हैं कि मणिपुर भारत का पहला प्रदेश है जिसने 1952 से पहले भी जहाँ लोकतांत्रिक मतदान हुआ था। इतना लोकतांत्रिक इलाका है मणिपुर। वहाँ पे लोगों में झगड़े होते रहते हैं। देश का कोई इलाका नहीं है जहाँ झगड़े नहीं घर में झगड़े होते हैं। लेकिन वो झगड़ा वो स्वरूप ले जो कि उसने आज लिया है, उसके लिए केवल और केवल बीजेपी की राजनीति जिम्मेवार है। वहां के मितेई समुदाय को इस तरह से भड़काया जाए ताकि, क्योंकि वो मितेई मूलतः हिंदू हैं, वैष्णव हैं, हालांकि उनके काफी तौर तरीके वो अलग हैं, लेकिन वो हिंदू हैं। तो अगर मणिपुर के हिंदू समुदाय को इस तरह से एकत्रित किया जाए जिससे उनको बाकियों के विरुद्ध, कुकी जो कि मूलतः क्रिश्चियन हैं, तो वहाँ जो जातियों का जो जातीय मतभेद था उसको धार्मिक मतभेद में बदलने का खेल बीजेपी ने करने का शुरुआत की। उसके लिए बीजेपी के नेताओं को यहाँ से भेजा गया ताकि बीजेपी का वहाँ पक्का राज हो। बीजेपी का पक्का राज वहां तभी हो सकता है अगर हिंदू और क्रिश्चियन में वो समाज बढ़ जाए। और बिल्कुल यही कोशिश की, उसी से ये सारा का सारा झगड़ा शुरू हुआ। और जब हिंसा हुई
हिंसा। और मैंने पूछा वहाँ IAS ऑफिसर से पूछा, पत्रकारों से पूछा, उन्होंने कहा कि आप ये कह सकते हैं जिस दिन हिंसा हुई, मान लीजिए सरकार को पता नहीं लगा, इस देश में कोई जगह नहीं है जहां हिंसा को 48 या 72 घंटे में ना रोका जा सके अगर सरकार चाहे। वो हिंसा महीनों महीनों तक कैसे रोक सकती है सर? पहाड़ हैं, यानी एक्सेसिबल एरिया है, मैं कहता हूँ 48 घंटे में, 72 घंटे में आप रोक सकते हैं हिंसा को। क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि बीजेपी के इंटरेस्ट में था उसे न रोकना। आज पता है क्या स्थिति है? हम तो बताते नहीं, देश के लोगों को पता नहीं है मणिपुर में हो क्या रहा है। मणिपुर में बिल्कुल वो है जो आप जैसे जाते हैं ना, भारत से पाकिस्तान जाने की कोशिश कीजिए, वाघा बॉर्डर पे क्या होता है, बिल्कुल। आपके पेपर चेक होते हैं कि भाई पासपोर्ट है कि नहीं है, सड़क से इस पार से उस पार आप नहीं जा सकते। मणिपुर में एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। आप घाटी से पहाड़ की तरफ जैसे ही जाते हैं, इम्फाल से बाहर निकलते हैं, वहां बाकायदा नो मैन्स लैंड है, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर में होती है। भाई का दुश्मन भारत नहीं, वो भारत का बॉर्डर यहाँ खत्म, पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ शुरू, और बीच में 10 मीटर की जगह जिसमें ना भारत का ना पाकिस्तान का है। एग्जैक्टली ये चीज मणिपुर में है इस वक्त। ये मितई इलाका है, यहाँ से कुकी इलाका शुरू होगा। आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, सरकार द्वारा नहीं, दोनों के हथियारबंद लोग वहां बैठे रहते हैं, चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट। वहां गवर्नर की जब गाड़ी जाती है तो यहां तक उसे एक ड्राइवर लेके जाता है, फिर दूसरे समुदाय का ड्राइवर आता है, वो लेके जाता है। और ये लोग दिल्ली में बैठ के आपको राष्ट्रवाद के भाषण पिलाते हैं। शर्म नहीं आती? डूब मरना चाहिए। एक राज्य में ही होके इस तरीके से बढ़ गए लोग। आप कर नहीं सकते ये काम, क्योंकि आप करवाना चाहते थे। और ये सब करने वाला जो मुख्यमंत्री था, वो उस सब कांड के बाद मुख्यमंत्री कैसे बना रहा? किसने उसको मुख्यमंत्री बना के रखा? जिसको मितेई लोग नहीं चाहते थे और जिससे कुकी लोग घृणा करते थे, उस आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना के रखा, क्योंकि आपके राजनीतिक हित में है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, इनका राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ येन केन प्रकारेण अपनी दुकान, राजनीति की दुकान चलाने में दिलचस्पी है। और इसमें राष्ट्र गया भाड़ में, लोग गए भाड़ में, लोग मरे पिटे। जब तक हम चुनाव जीत सकते हैं कोई मतलब नहीं। क्या लगता है कोई हल निकलेगा सर आगे चल के इस चीज का? हल निकालने की इच्छा हो तब निकलेगा ना। हर रोज गांठ पे दूसरी गांठ लगती जा रही है। अब एक बार फिर अब कुकी और नगा में शुरू हो गया। पहले सिर्फ कुकी और मितई का विवाद था, अब कुकी और नगा का विवाद दोबारा शुरू हो गया। बिल्कुल। तो आपने गांठ के ऊपर और गांठ लगा दी। तो सुलझने के लिए पहले तो नियत होनी चाहिए ना। हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि नक्सलवाद ने बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन एक राज्य में जिस तरीके से सर हिंसा हो रही है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार। सब तरफ आपने ये किया है। हरियाणा में जाट और गैर जाट के बीच में नफरत के बीज बोने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया। सूट करता है ना पॉलिटिक्स को। बिहार और यूपी में चारों तरफ यादव और गैर यादव, किसने किया? बीजेपी ने किया। तो ये तो बिल्कुल देश में फूट की ये बिल्कुल बीज डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, और ऊपर से राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं। और ये चैनल वाले चौं 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 करते रहते हैं राष्ट्रवाद। इनका मतलब हद की बात है। काहे का राष्ट्रवाद है? अगर ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या देशद्रोह है? बिल्कुल।